साथियों, कैसे हैं आप सब। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले के बारे में आपने सुना होगा। जब कभी आप संविधान पढ़ते हैं तो बिना सज्जन सिंह, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, चंपकम दोराई राजन, ए के गोपालन, केशवानंद भारती, मिनरवा मिल्सन के बिना तो संविधान शुरू ही नहीं होता है। लेकिन जब हम सज्जन सिंह का केस पढ़ते हैं तो आपको पता है सज्जन सिंह कौन थे, क्या था ये मामला, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा क्यों। और एक बड़ा कमाल का क्वेश्चन सज्जन सिंह के मामले में उठा था, वो ये था कि पहले संविधान संशोधन से केंद्र की सरकार या भारतीय संसद ने क्या किया था कि संविधान में एक स्केड्यूल जोड़ दिया था, नवा, उसको नवी अनुसूची कहते हैं। तो 9th स्केड्यूल में जो कोई कानून बनाकर सरकार रख देती थी उसे जुडिशियल रिव्यू के पावर से बाहर कर दिया जाता था। जुडिशियल रिव्यू क्या है? तो आर्टिकल 13 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें एक सेफगार्ड दिया गया है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है या राज्य भी कोई ऐसा कानून बनाता है जो मूल अधिकारों को कम करने वाला है, फंडामेंटल राइट्स को सीमित करने वाला है, तो उस कानून को रिव्यू करने का अधिकार हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून को शून्य घोषित कर सकता है। लेकिन 9th स्केड्यूल उन कानूनों को बनाने का अधिकार देश की संसद को दे रही थी और सरकार इसका मनमाना उपयोग कर रही थी। तब निकल कर आता है सज्जन सिंह का मामला, ऐसे कई कमाल के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जो आने वाले समय में भारतीय संविधान की दशा और दिशा दोनों को तय करने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज केस का किस्सा में और समझते हैं सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के इस मामले को। शुरू करें। तो दोस्तों, 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में फैसला दिया था कि संसद फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को भी संशोधित कर सकती है। सरकार ने इस निर्णय के बाद लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार की प्रक्रिया को तेज कर दिया था। कई राज्यों ने जमींदार अबॉलिशन लॉ और भूमि सीमा कानून बना दिए थे। लेकिन जैसे जैसे नए भूमि सुधार कानून बन रहे थे उन्हें लगातार अदालतों में चुनौती दी जा रही थी। इस स्थिति से बचने के लिए संसद ने 1964 में 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया। इस अमेंडमेंट के तहत कई भूमि सुधार कानूनों को 9th स्केड्यूल में डाल दिया गया ताकि उन्हें जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। लेकिन राजस्थान के कुछ जमींदारों ने इस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। उनमें से एक थे हमारे सज्जन सिंह। यहीं से शुरू होती है भारतीय संवैधानिक इतिहास की दूसरी बड़ी बहस। लिए चलता हूं आपको उस समय के पॉलिटिकल सिनेरियो में। 1960 के दशक का भारत है और राजनीति में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का। लैंड रिफॉर्म्स एक बड़े बहस का मुद्दा है और इकोनॉमिक इक्वालिटी, इसके लिए सरकार खुद स्ट्रगल कर रही है। सरकार का मानना था कि जब तक जमीन का समान वितरण नहीं होगा तब तक सामाजिक न्याय कैसे संभव होगा। लेकिन दूसरी ओर कुछ संवैधानिक विद्वानों और जमींदारों का तर्क था कि संसद लगातार संविधान संशोधन करके फंडामेंटल राइट्स को कमजोर कर रही है। इस प्रकार देश में एक बड़ा संवैधानिक प्रश्न खड़ा हो गया था, क्या संसद की संशोधन शक्ति यानी अमेंडिंग पावर टू कॉन्स्टिट्यूशन असीमित है? मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा तो उनके सामने कुछ प्रश्न उठे। पहला प्रश्न ये था कि क्या संसद फंडामेंटल राइट्स को भी संशोधित कर सकती है? कैन पार्लियामेंट अमेंड फंडामेंटल राइट्स एज वेल? दूसरा प्रश्न था कि क्या 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वैध है? तीसरा प्रश्न ये था कि क्या उन कानूनों को जो 9th स्केड्यूल में रख दिया जाए जुडिशियल रिव्यू से पूरी तरह सुरक्षित माना जाएगा? विद्वान न्यायाधीशों की बेंच बैठी, 5 न्यायाधीशों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। मुख्य न्यायाधीश थे पी.बी. गजेंद्र गडकर साहब। अन्य विद्वान न्यायाधीश थे ए.के. सरकार, के.एन. वाचू, एम. हिदायतुल्ला और जे.आर. मुधोलकर। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के बहुमत से जजमेंट सुनाया। पहली बात यह कही कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। बहुमत ने यह कह दिया कि संसद को आर्टिकल 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है जिसमें फंडामेंटल राइट्स भी है। दूसरी बात कह दी कि 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वैलिड है। 17वें संविधान संशोधन को वैध घोषित कर दिया। और तीसरी बात कह दी कि शंकरी प्रसाद जो मामले में जजमेंट आया था उस जजमेंट को ठीक ठहराया। यूं तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के माथे पर सितारे बहुत सारे जड़े हुए हैं, चमकदार माथा है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अगर कुछ खराब फैसलों को हम अगर चिन्हित करना चाहें, जिन्हें हम कलंक या दाग की तरह देखना चाहें, तो उसमें से एक मामला सज्जन सिंह का भी है।
क्योंकि पूरा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सरकार के पक्ष में दिख रहा है और जनता के हित का सोचा भी नहीं जा रहा। ये तक कह दिया गया इस मामले में कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यहां तक कि फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड करने का पावर संसद के पास है। इस मामले से बहस आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं गोलकनाथ के मामले में। एक कमाल का जजमेंट है आईसी गोलकनाथ का मामला। अगर आप जानना चाहते हैं अगले केस के किस्से में कि गोलकनाथ का मामला क्या था, कौन थे हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ, और क्यों गोलकनाथ का केस इतना इंपॉर्टेंट है जिससे कि हमारे जो संविधान की जड़ें हैं वो मजबूत होती हैं, कैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स को सेव करने का काम जस्टिस सुब्बा राव करते हैं गोलकनाथ मामले में, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप गोलकनाथ के मामले को सुनना समझना चाहते हैं। मैं सज्जन सिंह के मामले को आगे बढ़ाता हूं। तो इस निर्णय के बीच भी दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थे। बहुमत ने संसद की शक्ति को स्वीकार कर लिया, लेकिन एम हिदायतुल्लाह साहब और जे.आर. मुधोलकर साहब ने शंका व्यक्त की। इन जजों ने कहा कि संविधान के कुछ बेसिक फीचर्स हैं जिन्हें संसद को कभी नहीं बदलने की शक्ति दी जा सकती, और यही विचार आगे चल के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का आधार बनता है। ध्यान रखना है, ये केस भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। इस केस ने 3 महत्वपूर्ण बातें स्थापित कर दी। पहला, संसद के पास संविधान संशोधन करने की असीमित शक्ति है। दूसरा, संविधान जो 17वां संशोधन अधिनियम है वो वैध है। और तीसरा, बेसिक स्ट्रक्चर का विचार इसी विमर्श में सामने आता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है दोस्तों। इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे आईसी गोलकनाथ के मामले को समझ करके। आज बस इतना ही। केस का किस्सा में यही रुकते हैं। अगर आप मुझसे संविधान पढ़ना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन क्लासेस के लिए निकल कर आना होगा हमारे इंदौर सेंटर में, और अगर आप ऑनलाइन पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन में ही बॉटम में स्टोर मिलेगा, वहां जाइए और वहां अपने मनपसंद कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं। इवन भारतीय संविधान पर भी मेरा एक कोर्स है जो 140 घंटों का है। आप संविधान को डिटेल में समझ सकते हैं इस कोर्स के माध्यम से। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना खूब ख्याल रखिए, क्योंकि आपका होना बड़ा महत्वपूर्ण है। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म में शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।